नमस्कार। द लेजेंड्स टॉक में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर नितिन जायसवाल जी, जो कि खुद एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन है। हम जानते हैं स्पाइन के बारे में कुछ डॉक्टर साहब से। नमस्ते, मैं डॉक्टर नितिन जायसवाल हूं और मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूं एट रिम्स हॉस्पिटल अमरावती, श्रेष्ठ स्पाइन केयर अमरावती। मेरा एजुकेशन एमबीबीएस सावंगी वर्धा से हुआ है। उसके बाद में मैंने डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स मुंबई से की है। मेरे गाइड डॉक्टर गौतम जवेरी, जो कि एक खुद स्पाइन सर्जन है, इसलिए मैंने फेलोशिप भी स्पाइन सर्जरी में ही की है और मैं यहां लगभग 5 साल से अमरावती में स्पाइन प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं एज ए डॉक्टर के अलावा बाकी चीजों में भी बहुत इंटरेस्ट लेता हूं, जैसे कि मैं साइकिलिस्ट भी हूं। मैं हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से मैं जिम भी जाता हूं। साथ ही साथ में मैं एकेडमिक एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव हुए। जैसे लास्ट ईयर मैं हमारा अमरावती ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का साइंटिफिक इंचार्ज रह चुका हूं, आईएमए का साइंटिफिक इंचार्ज रह चुका हूं और मैंने सीएमईज और कॉन्फ्रेंस भी काफी अच्छे से कंडक्ट की थी। साथ ही साथ मैं ऑथर भी हूं। मैंने प्रैक्टिकल बुक इन ऑर्थोपेडिक्स लिखी है, जिसका फर्स्ट एडिशन 2019 में रिलीज हुआ था, जिसको बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। और रिसेंटली 26 जनवरी को मैंने मेरा सेकेंड एडिशन भी लॉन्च किया है। सर, सीधा क्वेश्चन करता हूं कि स्पाइन ही क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो डीएनबी के गाइड थे डॉक्टर गौतम जवेरी सर है, ही इज वेरी वेल नोन स्पाइन सर्जन इन मुंबई। जब मैं ऑर्थोपेडिक की ट्रेनिंग ले रहा था तो मैं डे इन एंड डे आउट स्पाइन के पेशेंट्स देखता था। तो मैंने देखा है कि स्पाइन इश्यूज बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको होता है। साथ ही साथ में वो जब होता है तो पेशेंट को बहुत त्रासदायक होता है। और ये प्रॉब्लम्स, जो चीजें बहुत जरूरी है पेशेंट तक पहुंचाने के लिए और उनको ठीक करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैंने वही चीज करनी चाहिए जो पेशेंट्स को फायदा दे सकता है, अपने आम जनता को फायदा दे सकता है। इसीलिए मैंने स्पाइन में इंटरेस्ट लिया और आगे चल के स्पाइन में ही मैंने फेलोशिप की। जैसे आपने बोला कि व्हाट इज स्पाइन। स्पाइन एक अपने ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है जो कि अपने ब्रेन से कनेक्ट करता है नीचे टेल बोन तक। इसमें बोन्स भी होते हैं जिसको हम वर्टेब्रा बोलते हैं। इसमें डिस्क भी होते हैं जो कि सॉफ्ट पार्ट होता है। फैसेट जॉइंट भी होते हैं जो जॉइंट अपने को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, मतलब अपनी नसें जो अपने हाथ और पैरों को मूवमेंट करने में मदद करती है। सर, ये पोस्चर क्या चीज होता है? किस तरीके से पोस्चर को हम डिफाइन करेंगे? नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर 3 कर्व बने हैं, जिसको हम सर्वाइकल, डॉर्सल और लंबर कर्व कहते हैं। भगवान ने ये 3 कर्व हमें दिए हैं, जिसको सर्वाइकल अंदर की तरफ होता है, डॉर्सल बाहर की तरफ होता है और लंबर अंदर की तरफ होता है। नेचुरली हमने ये 3 कर्व मेंटेन करने चाहिए। जो ये चीजें मेंटेन करता है उनको स्पाइन के इश्यूज नहीं आते हैं। लेकिन आज के रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये कर्व मेंटेन करना भूल गए हैं, इसलिए काफी लोगों को स्पाइन के इश्यूज आने लगे हैं। सर, क्या ये बच्चों में इतनी कॉमन है? वैसे तो स्पाइन का इश्यूज बच्चों में उतना कॉमन नहीं होता है, लेकिन जब भी होता है तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा बूढ़ा पेशेंट मेरे पास में बैक पेन लेकर आता है तो मैं उतना टेंशन नहीं लेता हूं या उतना बॉदर नहीं करता हूं, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज जो रहता है वो उम्र के हिसाब से डीजनरेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन बच्चों में अगर बैक पेन है तो मैं हमेशा टेंशन लेता हूं, क्योंकि इसमें कुछ अन्य कारण होने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसमें से साधारण 2 कारण जो बहुत कॉमन है वो है बच्चों में उनका हेवी बैग, क्योंकि बिकॉज ऑफ हेवी बैग वो बैड पोस्चर बन जाता है उनका और उसके वजह से उनको बैक पेन होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ये ट्रीटेबल कॉज है। दूसरा होता है एबनॉर्मल पोस्चर में खेलना या एक्टिविटीज करना, उसके वजह से भी उनको बैक पेन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ होता है तो इसका भी इलाज अपन प्रिकॉशन के साथ में कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैंसर, टीबी, ऐसी कुछ बीमारियां बच्चों में भी कॉमन है। तो अगर बच्चों को 3 वीक से ज्यादा बैक पेन होता है, फीवर होता है, खाना पीना वो छोड़ देते हैं या वेट लॉस होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमको वार्निंग साइन समझ के इवैल्यूएट करना चाहिए। सर, कॉमनली एक चीज हम लोग सुनते हैं कि
गुड पोस्चर और बैड पोस्चर, तो ये क्या चीज है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि भगवान ने हमको 3 नेचुरल कर्व्स दिए हैं, सर्वाइकल, डोर्सल और लंबर। अगर ये 3 कर्व मेंटेन करते हैं हम, जिसको हम नॉर्मल या गुड पोस्चर कहते हैं, और अगर ये 3 कर्व हम डिस्टर्ब करते हैं तो इसको हम बैड पोस्चर कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली जब भी हम बैठना चाहते हैं तो हमने सीधा बैठना चाहिए। जैसे ही हम सीधे बैठते हैं अपने तीनों कर्व नेचुरली मेंटेन हो जाते हैं, लेकिन हमारी आदत क्या हो जाती है, हम सामने झुक के बैठते हैं। जैसे ही हम सामने झुक के बैठ जाते हैं, ये तीनों भी कर्व लॉस हो जाते हैं और इसको हम बैड पोस्चर कहते हैं। ओके सर, इसमें एक और चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं जो बार बार सुना जाता है कि पिलो ले लिया, इससे गर्दन लग गई, या फिर एक जिस मैट्रेस पे हम लोग सोए उसकी वजह से बैक पेनिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसमें मिथ्स क्या है और एक्चुअल फैक्ट्स क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मेरे ऊपरी में ऑलमोस्ट अगर मैं दिन में 10 पेशेंट देखूं तो उसमें से 9 का क्वेश्चन यही रहता है कि सर कौन से टाइप की पिलो यूज करना चाहिए या कौन से टाइप का मैट्रेस यूज करना चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे कोई जादुई पिलो या जादुई मैट्रेस बना नहीं है, लेकिन हमको जो मेन चीज ध्यान रखना है वो है कि उसकी थिकनेस और फर्मनेस नॉर्मल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थिक पिलो यूज कर रहे हो तो सोने के बाद में आपकी गर्दन फ्लेक्स हो जाएगी, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर बहुत थिन पिलो यूज करेंगे तो तुम्हारी नेक एक्सटेंड हो जाएगी, क्या ये नॉर्मल है? वो भी नहीं है। तो अपने को उतनी ही थिकनेस की पिलो यूज करनी है जिसमें हमारी नेचुरल जो कर्व है वो मेंटेन होना चाहिए। उसी तरह मैट्रेस, अगर मैट्रेस बहुत ही सॉफ्ट है तो जब तुम सोओगे तो पूरी बॉडी अंदर धस जाती है। हाँ, इज इट नॉर्मल? नहीं, हमारे तीनों कर्व लॉस हो चुके हैं। तो हमको फर्म कॉटन की मैट्रेस जो हमारे गुड ओल्डन डेज में यूज होती है वही यूज करना चाहिए। और ये थिकनेस ऑफ पिलो और बैड मैट्रेस के वजह से बहुत कॉमनली पेशेंट्स को बैक पेन और नेक पेन होता है। तो नॉर्मल फर्म मैट्रेस और पिलो यूज करेंगे तो इस चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। सर यंग एज में बैक पेन का आना ये कितना नॉर्मल है, या फिर ये क्यों होता है? बाइक ड्राइविंग, साइकिलिंग, या फिर वो कर्व्ड साइकिलिंग, क्या रीजन हो सकते हैं? मैं इस प्रश्न को 2 भागों में डिवाइड करना चाहूंगा। Okay. सबसे पहला तो यंग जनरेशन्स यूजुअली बैक पेन नहीं होता है, लेकिन यंग जनरेशन्स मोस्ट ऑफ द जो होती है वो जिम जाती है। जिम में हम बॉडी बनाने जाते हैं, ये उनका कंसेप्ट है। मेरा बोलना है कि जिम में हम हेल्दी रहने जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जब हेल्दी रहना है तो अपने जो वेट लिफ्टिंग होती है वो अपने बॉडी के हिसाब से अपनी लिमिट में होनी चाहिए, जबकि यंग जनरेशन उसको हेवी वेट करते करते इतना हेवी वेट मारती है कि वो बॉडी को माइक्रो डैमेज दे दे के उनको बैक पेन, नी पेन, लिगामेंट इंजुरी करके काफी प्रॉब्लम्स में लैंड कर जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी तरह हमारे इंडियन रोड्स थोड़े बहुत खराब है, साथ ही साथ में जो नई मॉडिफाइड बाइक आई है जिसकी सीट काफी ऊंची होती है, ये जब ऊंची सीट पर बैठते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सामने झुक जाते हैं। Exactly. जो कि हमारे नॉर्मल पोस्चर को उल्टा कर देती है, अफेक्ट कर देती है, और उसके वजह से इन पेशेंट्स में बैक पेन और नेक पेन का कॉमन, बहुत ही ज्यादा कॉमन कॉज हो गया है। सेकेंड पार्ट मेरा, जैसे कि हमने देखा कोविड के दौरान हमारा वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड आ गया है। करेक्ट। जब बच्चा या कोई भी कंप्यूटर पे जब आदमी बैठता था, डे की स्टार्टिंग में वो सीधा नॉर्मल पोस्चर में बैठता था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में थोड़ी देर में वो बेड पे, थोड़ा देर सोफा पे, थोड़ा देर किचन में, कभी आड़ा कभी टेढ़ा करते करते उसने नेचुरल कर्व्स को पूरी तरह से लॉस कर दिया था। तो इसलिए मेरा मानना है कि बैक पेन, नेक पेन पहले के जमाने में ओल्ड एज की डिसीज थी, लेकिन हम लोगों ने उसको यंग जनरेशन की डिसीज बना दिए बिकॉज ऑफ अपना वर्क कल्चर, साथ ही साथ में लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। बरोबर, करेक्ट है सर। सर क्या और एक चीज, उसमें प्रिकॉशंस क्या हम ले सकते हैं डे टू डे लाइफ में? सर ये सिटिंग वाला जॉब है तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसमें भी हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं सो दैट हमें बैक पेन का सामना ना करना पड़े? डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक स्टोरी से। मैं जब बॉम्बे में प्रैक्टिस करता था तो लगभग 10 में से 7 पेशेंट मेरे एज 20 to 30 इयर्स के आते ही, सर नेक पेन, सर अपर बैक पेन।
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता था आईटी, हाँ कंप्यूटर इंजीनियर, उसका आंसर यही निकलता था। करेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, जब तुम कंप्यूटर में बैठते हो तो जो अपने नॉर्मल अर्गोनॉमिक्स है उसको अपन भूल जाते हैं, पहली बात। सेकंड चीज, हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली बैठने के लिए नहीं बनी है। अगर कंटिन्यूअसली बैठाना रहता तो भगवान ने हमको पैर दिए ही नहीं होते हैं। करेक्ट। तो ये दो चीजें हैं कि जो नॉर्मल अर्गोनॉमिक्स कंप्यूटर पे काम करते हुए यूज करनी चाहिए वो हम भूल चुके हैं। और सेकंड चीज, कंटिन्यूअसली बैठकर काम करते हैं, फ्रीक्वेंटली ब्रेक नहीं लेते हैं, इसके वजह से ये दोनों चीजें बहुत कॉमन है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, जब भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो कंप्यूटर का स्क्रीन तुम्हारे सामने होना चाहिए, न कि तुम्हारे साइड में होना चाहिए, जो कि अधिकतर ऑफिस में होता है। सेकंड चीज, कंप्यूटर का स्क्रीन का जो सेंटर आता है वो तुम्हारे आई लेवल से 15 डिग्री नीचे होना चाहिए। तीसरी चीज, सबसे पहले तो तुम कंफर्टेबली चेयर पे बैठो और उसके हिसाब से कंप्यूटर की हाइट एडजस्ट करनी चाहिए तुमको। ये सब चीजें लोगे, साथ ही साथ में फ्रीक्वेंटली ब्रेक लोगे तो तुम्हारा नेक पेन, अपर बैक पेन या लोअर बैक पेन का इंसिडेंस काफी हद तक कम हो जाएगा। और साथ ही साथ में एक्सरसाइज हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेस डे टू डे लाइफ में कैसे कर सकते हैं या कौन से कर सकते हैं? डेफिनेटली बहुत ही इजी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, 10 मिनट का ब्रेक लो, नेक को सामने पीछे रोटेशंस, शोल्डर अप, शोल्डर बैक, ये जेंटल एक्सरसाइजेस है। ये अगर हम हर घंटे में 2-2, 3-3 बार भी करते हैं तो ये काफी हद तक अपने गर्दन का और बैक का प्रेशर रिलीव करती है और बैक पेन और नेक पेन का इंसिडेंस काफी हद तक कम हो सकता है। सर, आजकल हम लोग बहुत देख रहे हैं जिनका स्पाइन का प्रॉब्लम होता है या फिर बैक पेन है, बहुत गर्दन का पेन है, वो बहुत जगह बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, फिर रिजल्ट नहीं मिला तो फिर डॉक्टर चेंज कर लिया। ये सारी चीजें बहुत होती है, तो ये किस हद तक सही है? जैसे मैंने आपको बताया कि बैक पेन का मोस्ट कॉमन कॉज है डीजनरेशन, मतलब उम्र के हिसाब से वेयर एंड टेयर ऑफ डिस्क एंड द जॉइंट्स। और इसको हमारी आम भाषा में हम स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। लेकिन स्पॉन्डिलोसिस वर्ड सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, ऐसा लगता है उनको स्पाइन की कुछ बीमारी हुई है क्या। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि स्पॉन्डिलोसिस कोई बीमारी नहीं है। ये वही सेम चीज है जो उम्र के हिसाब से तुम्हारे बाल सफेद होने वाले हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। और सही मायने में इसके लिए कोई ऑपरेशन बना नहीं है, इसके लिए कोई इंजेक्शन बना नहीं है। इसके लिए जो सबसे सही इलाज है वो है एक्सरसाइजेस। प्रॉब्लम क्या रहता है, जिस भी पेशेंट को बैक पेन होता है वो पहले कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाता है, वो कुछ दवाई लिख के देता है, वो कुछ दिन लेता है, फिर से उसको बैक पेन होता है तो कहीं और आयुर्वेदिक आ जाता है, फिर अपने पास मालूम है बाबा लोग है, मसाज वाले बाबा है, आसन वाले बाबा है, तो हर एक की ट्रीटमेंट लेता है, लेकिन वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बैक पेन का सही इलाज एक ही है, वो है एक्सरसाइजेस और कुछ प्रिकॉशंस। ओके सर, एक नया टर्म मार्केट में आया है जो अभी तक हमें पता नहीं है, पिक बोन मास। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत ही सही प्रश्न पूछा आपने। आपके माध्यम से मैं सबको इस कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे आम जिंदगी में आपने कभी देखा है कि फीमेल लोगों को अपने हेल्थ कॉन्शियस होते हुए या एक्सरसाइज करते हुए? नहीं। जहां तक मेरे यहाँ का या मेरे गांव का कल्चर है, मैंने देखा है कि एक फीमेल 18 से 20 साल तक एजुकेशन कंप्लीट करती है, उसके बाद में 2-4 साल में उसकी शादी हो जाती है। शादी होती ही उसके बच्चे, उसके हस्बैंड, उसकी ससुराल इसमें लग जाती है और वो खुद के हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। लेकिन इसका इफेक्ट उसको तब नहीं पता चलता है, ये पता चलता है 45-50s में, जब उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। और ये जो पीक बोन मास कंसेप्ट है ये इसी के लिए आधारित है। हर फीमेल में या इवन मेल्स में भी अपने जो बोन की जो मेन ग्रोथ होती है वो होती है उम्र 25 से 35 के बीच में। और जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, मतलब वॉकिंग, जॉगिंग, जंपिंग। ये अगर 3 एक्सरसाइजेस फीमेल्स इस उम्र में करती है तो उनका बोन का हेल्थ इंप्रूव रहेगा। और जब उनकी साइकिल्स बंद होती है उसके बाद में जो बोन की क्वालिटी घटती जाएगी, तो अगर अच्छी रहेगी थोड़ी कम घटेगी, अगर पहले से वो खराब रहेगी
तो बहुत ज्यादा घटेगी